सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की क्लास में। इससे पहले भैया हम लोग आर्थिक नियोजन पढ़ रहे थे और उसमें जो है 5 पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ाई जा चुकी थी। बीच में अनवरत योजना भी पढ़ाई गई जो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा आई थी। आज हम लोग देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में। आपको बताया गया था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और उस हत्या के बाद जो सामान्य चुनाव संपन्न होते हैं उसमें राजीव गांधी जी या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है और उस बहुमत के माध्यम से राजीव गांधी जी सत्ता में आ जाते हैं, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके द्वारा ही 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है। इसकी जो टाइमिंग मानी जाती है 1985 से लेकर के 1990 तक ये इसकी अवधि मानी जाती है। और इसे भैया जो तैयार किया गया था योजना आयोग के प्रपत्र के द्वारा इसे तैयार किया गया था और जो वो योजना आयोग था उसके जो अध्यक्ष वो राजीव गांधी जी थे और इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। हाँ, ध्यान रखना है आपको। इसके जो उपाध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विकास ये रखा गया था कि दीर्घकालीन विकास किया जाए व उदारीकरण पर बल दिया जाए। यही उदारीकरण 1991 में एलपीजी मॉडल के रूप में लागू हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें अन्य जो महत्वपूर्ण बल दिए गए, जैसे शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, इसी में अन्य जो कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसमें होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात रखी जाती है वो संचार की बात रखी जाती है कि हमें संचार क्रांति को आगे बढ़ाना है। और इसी समय क्या होता है कि भारत में संचार क्रांति का आगमन भी हो जाता है। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में यहाँ पर संचार क्रांति का आगमन होता है। अब हम देखते हैं आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है। सबसे पहले जैसे इसमें ये बता दिया गया है कि लक्ष्य से अधिक विकास प्राप्त करना, अर्थात जो इसमें विकास की दर रखी गई थी लगभग 5% के आसपास रखी गई थी, तो इसमें 6% के आसपास हमें विकास प्राप्त हुआ था और ये एक सफल पंचवर्षीय योजना साबित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे इसमें कि जैसे ही ये पंचवर्षीय योजना लागू होती है तो इसमें 1985 में अगर बात की जाए तो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो राजीव गांधी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पर इसकी स्थापना की थी। कब? 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण ये केंद्र खुल गया था, जिसके माध्यम से ऐसे छात्र जो किसी धंधे से लगे हुए हैं, किसी काम से लगे हुए हैं, अपने घर में बैठ करके पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कर सकते थे। उसकी वजह से उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यहाँ पर आगे अगर देखते हैं तो जो एक और महत्वपूर्ण घटना इसमें घटती है कि राष्ट्रीय नवीनतम शिक्षा नीति यहाँ पर आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भैया 1986 में आती है राजीव गांधी जी सरकार के द्वारा और इसका जो फार्मूला रखा गया था वो क्या था? 10+2+3, ये इसका फार्मूला रखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। और अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका फार्मूला क्या है? 5+3+3+4। ध्यान रखेंगे जो 2020 में आई है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका फार्मूला क्या है? 5+3+3+4, ये इसका फार्मूला रखा गया। तो जैसा कि बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ पर आगे और हम देखेंगे जो अन्य बिंदु इसमें घटित होते हैं। 1986 में ही भारत में क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होता है। ध्यान रखेंगे भैया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित होता है। ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण आगे कार्य किए जाते हैं। इसी के अगर देखा जाए तो मद्देनज़र 2010 में राष्ट्रीय जो हरित विकास प्राधिकरण है या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसके वर्तमान समय में एमडी जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है, वो इसी के नेतृत्व में ही इसकी आगे स्थापना हो जाती है। यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू होती हैं, जैसे देखेंगे इसमें इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा आवास योजना लागू की जाती है। भैया इंदिरा आवास योजना, ध्यान रखेंगे ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंदिरा आवास योजना ये 1985-86 के आसपास आती है, अर्थात ऐसे लाभार्थी जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है तो इस योजना के माध्यम से क्या होता है कि उनको आवास प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में क्या होता है कि इनको आवास प्रदान
किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इनके, जैसे एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये घटित होता है कि 1988 में सेबी की स्थापना होती है। जी, सेबी की स्थापना। देखिए, इससे पहले क्या था कि जो शेयर बाजार चल रहे थे उसमें जो दलाल थे या फिर जो भी शेयर बाजार के कार्यकर्ता थे वो करते क्या थे कि जो हमारा काला धन था या जो अवैध मुद्रा थी, जाली मुद्रा थी, उसको एक शेयर के बाजार के माध्यम से क्या करते थे, उसका गलत प्रयोग कर रहे थे। तो शेयर बाजार पर क्या होता था कि किसी का नियंत्रण नहीं होता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक MRTP जो अधिनियम चलता था उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर समाप्त किया गया और 1998 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय जो बोर्ड है या जो बैंक है, इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो प्रमुख कार्य क्या था, शेयर बाजार पर नियंत्रण करना। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शेयर बाजार पर कौन सी संस्था नियंत्रण करती है, तो आपको ध्यान रखना है भैया, इस पर सेबी ही नियंत्रण करती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि तंजड़िया या मंदड़िया, बिल या बुअर शब्द किससे संबंधित हैं, बिल या बियर शब्द, बुल या बियर शब्द, माफ कीजिए, बुल या बियर शब्द किससे संबंधित हैं, तो ये शेयर बाजार से ही संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चल करके 1992 में क्या होता है कि जो सेबी है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उसके साथ साथ अन्य अगर देखा जाए तो इसी में भैया लगभग 1986 के आसपास स्पीड पोस्ट, देखिए यहाँ पे अब दिख रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, 1986 में स्पीड पोस्ट कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अर्थात जो हम अपने पार्सल तीव्रता से अपने यथास्थान जिसे भेजना चाहते हैं, यदि पहुंचाना चाहते हैं, तो स्पीड पोस्ट ये कब शुरू होता है, 1986 में। और इसी समय 1986 में क्या होता है, दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम शुरू होता है, ध्यान रखेंगे। 1986 में क्या होता है, दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम शुरू होता है जिसे धारावाहिक कहा जाता है और उसका नाम था हम लोग। तो 1989 तक कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। और यही समय होता क्या है कि 1989 के आसपास देखिए लगभग 1987 में क्या होता है, 1987 में राजीव गांधी जी स्वीडन की एक कंपनी थी, जी स्वीडन की एक कंपनी थी बोफोर्स तोप, बोफोर्स कंपनी थी, हाँ बोफोर्स तोप कंपनी। राजीव गांधी जी इस कंपनी से तोप खरीदने का एक डील करते हैं या एक सौदा करते हैं। ये हावित्जर तोपें होती हैं और इस समय इनके जो रक्षा मंत्री होते हैं वो होते हैं VP सिंह जी। तो 1979 आते तो क्या होता है कि ये बात रेडियो से पता चलती है कि राजीव गांधी जी की सरकार ने क्या किया है कि इस तोप को खरीदने में बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक सहायता प्राप्त की है, कह सकते हैं कि इन्होंने घूस खाई है, इस प्रकार से बात ये उठती है। और धीरे धीरे होता क्या है कि इनके जो रक्षा मंत्री हैं VP सिंह जी वो इस बात को उजागर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना भी करते हैं कि इन्होंने उसमें बहुत बड़ी धांधली की है। तो यही अगर देखा जाए तो आगे चलकर क्या होता है कि 1979 के अंत में जो सामान्य इलेक्शन संपन्न होते हैं और इस इलेक्शन में सामान्यतः जो VP सिंह जी हैं उनको कह सकते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे VP सिंह जी आते हैं और जनता दल समर्थित उनको बहुमत मिला था, इस प्रकार से VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही VP सिंह की सरकार आती है तो सर्वप्रथम उनका जो महत्वपूर्ण कार्य माना गया था कि 1989 में लिख लेंगे भैया, 1989 में नेहरू जी की सहानुभूति में क्या कह सकते हैं कि नेहरू जी के नाम पर जवाहर रोजगार योजना शुरू की जाती है, लिख लेंगे जवाहर रोजगार योजना। जी ध्यान रखना है, कौन सी योजना शुरू की जाती है, जवाहर रोजगार योजना यहाँ पर शुरू की जाती है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। और 1990 में क्या होता है कि यह पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। तो VP सिंह के बाद क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो चंद्रशेखर जी होते हैं, जनता दल सरकार से जो समर्थित थे चंद्रशेखर, जिन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता है, वो कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पर आर्थिक गतिहीनता आ जाती है और जो सामान्य इलेक्शन संपन्न कराए जाते हैं 1991 में। पहले भैया आप लोग ये लिख लेंगे, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर वो आप लोग नोट कर लीजिए या इन्हें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगली जो गतिविधि है वो आपको हम बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लिखी हुई हैं, लिख लेंगे आप लोग। जी अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे या तो लिख लिया होगा। तो इस प्रकार से 1900 वैसे तो सामान्य रूप से कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है
कि ये पंचवर्षीय योजना 1989 में ही समाप्त हो जाती है, परंतु अधिकतर का मानना यही है कि 1990 से ही इसका समापन माना जाता है। तो जब 1990 की अगर बात करते हैं हम, या कह सकते हैं कि 1990 के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो चंद्रशेखर जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1991 में क्या होता है कि फिर चंद्रशेखर के पास भी बहुमत नहीं बचता है, और राजीव गांधी जी क्या करते हैं, सामान्य इलेक्शन कराने की मांग करते हैं। निर्वाचन आयोग उस मांग को मान लेता है और 1991 में सामान्य इलेक्शन संपन्न करा दिए जाते हैं। इसी अवधि में क्या होता है भैया कि 21 मई 1991, ध्यान रखना है आपको, हाँ 21 मई 1991 में क्या होता है कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर, जी ये श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में है, यहाँ पर राजीव गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, और उसी समय एक आतंकी संगठन होता है, ये श्रीलंका का था, लिट्टे। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलकर के लिट्टे नामक आतंकी संगठन का सफाया कर दिया था, और उसी समय नलिनी प्रभाकरण इस प्रकार से कुछ उसके आतंकी संगठन के सदस्य रह गए थे, वो इनसे बदला लेना चाहते थे। तो 21 मई 1991 को चुनावी सभा के दौरान एक महिला आती है, उसका नाम था नलिनी प्रभाकरण, और वो इनके सम्मान में क्या करती है कि इनको एक हार पहनाना चाहती है। तो जो कर्मचारी होते हैं वो तो मना कर देते हैं, परंतु राजीव गांधी जी उसे आने के लिए आग्रह करते हैं। तो जैसे ही वो आती है, इनको एक हार पहनाती है और इनके पैर छूने के लिए झुकती है। उस हार में एक छोटा सा बम लगा होता है, वो उसे कह सकते हैं एक्टिव कर देती है, और उसी धमाके में क्या होता है कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, हाँ राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से पुनः अगर देखा जाए तो एक युवा प्रधानमंत्री हमने खो दिया। जैसे ही इनकी हत्या होती है और सामान्य इलेक्शन संपन्न कराए जाते हैं, इस इलेक्शन में क्या होता है कि जिस प्रकार से 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद कांग्रेस को सहानुभूति मिली थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी राजीव गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि भारी बम्पर बहुमत मिलता है और पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है। परंतु उनके पास समस्या ये रहती है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो 1991 में अंततः एक नया नाम सुझा दिया जाता है, और वो नाम था भैया पीवी नरसिम्हा राव। पामुलपट्टी वेंकट नरसिम्हा राव, ये इनका पूरा नाम था। और 1991 में क्या होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये कहते हैं कि आर्थिक गतिहीनता चल रही है, और करते क्या है, ये वार्षिक योजनाएं पुनः शुरू कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये वार्षिक योजनाएं पुनः शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं वार्षिक योजना, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू होती है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना ये भैया अगर देखा जाए तो लगभग वही कह सकते हैं कि 1991-92, क्योंकि 1990 के आसपास चुनाव ही संपन्न हो रहे थे, तो इस कारण कोई भी महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटित नहीं होती है। देखिए वार्षिक जो योजना शुरू होती है, तो इसे भी योजना आयोग के प्रपत्र के द्वारा ही शुरू किया जाता है, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी होते हैं, और उपाध्यक्ष यहाँ पर कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, आर्थिक गतिहीनता। आर्थिक गतिहीनता, ये भैया सबसे बड़ी समस्या आती है आर्थिक गतिहीनता की, अर्थात इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या होता है कि 1991 में यहाँ पर एक मॉडल लाया जाता है, उसे कहा गया था एलपीजी मॉडल। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, अर्थात इसे हम कह सकते हैं उदारीकरण। उसके बाद पी का हो गया प्राइवेटाइजेशन, अर्थात निजीकरण। उसके बाद जी का होगा ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। देखिए उदारीकरण का मतलब यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि इससे पहले अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कि जो इंडस्ट्रियल एरिया थी उसमें लगभग भैया 18 उद्योग रखे गए थे, जिनके लिए सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उदारीकरण में ये संख्या सिर्फ 5 रह गई, अर्थात ये भी 5 बहुत खतरनाक, जैसे रसायन हो गए, विस्फोटक हो गए, जहरीले कीटनाशक हो गए, या फिर
कांच से संबंधित उद्योग हो गए, तो उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। वर्तमान समय अगर हम देखें 2020 की स्थिति देखें तो भैया इसमें सिर्फ 3 उद्योग बचे हैं, यह भी बहुत खतरनाक हैं, जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। उसके बाद निजीकरण की बात की जाए तो इससे पहले सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती थी, उनमें बहुत सारा धन लगाती थी और वो घाटे में पहुंच जाती, तो सरकार के पास आर्थिक गतिहीनता आ जाती थी। तो इसमें जो सरकारी योजनाएं थी उसमें निजी व्यक्तियों के उपनिवेश की कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता दी गई कि निजी व्यक्ति भी इसमें उपनिवेश करेंगे, जिससे सरकार को भी फायदा हो और निजी व्यक्ति भी घाटे को दूर करने में मदद करें। उसके बाद आया इसमें वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हम ये लगाएंगे, पहले जो हमारा व्यापार होता था गिने चुने देशों के साथ, अधिकतर व्यापार हमारा अमेरिका से हो गया, ब्रिटेन से हो गया, चीन से हो गया, तो हम लोग बंधे होकर के व्यापार करते थे। परंतु वैश्वीकरण से क्या हुआ कि हमने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई, अर्थात हम सबसे व्यापार करेंगे, किसी से हमारा कह सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम अमेरिका से व्यापार करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि पूर्व के देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसमें मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, इस प्रकार से जो पूर्वोत्तर एशिया के देश थे उनसे हमारा व्यापार शुरू हुआ। तो इसका लाभ हमें आज देखने को ये मिल रहा है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI आती है वो कहाँ से आती है, वो मॉरिशस से आती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI निवेश कहाँ से हो रहा, मॉरिशस से हो रहा, उसके बाद सिंगापुर से हो रहा। इसका मतलब भैया ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा सामान है वो कहाँ बेचा जाता है, मॉरिशस के लोग सबसे ज़्यादा हमारी वस्तुओं को यूज करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि जो मॉरिशस है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, कुछ लोग उसे एशिया में गिन देते हैं, तो ध्यान रखना है ये द्वीपीय राष्ट्र अफ्रीका में आता है। तो ये भैया हो गया LPG मॉडल, अर्थात वैश्वीकरण तत्पर है कि हम सबसे व्यापार करेंगे। तो इस प्रकार से ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से लागू होता है और जो आर्थिक गतिहीनता थी वो कुछ कह सकते हैं कि सामान्य रूप से वो दूर हो जाती है। और 1992 में क्या होता है कि सामान्यतः जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना होती है उसे प्रारंभ कर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997, ये भैया देख लेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 1991 में आया था LPG मॉडल। बताया गया है आपको कि योजना के अध्यक्ष जो थे वो पामलपट्टी वेंकट नरसिम्हा राव थे और जो उपाध्यक्ष थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अगली पंचवर्षीय योजना है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें छिपे हुए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये माना जाता है कि अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो भैया ये 8वीं पंचवर्षीय योजना ही है। देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसमें घटित होते हैं। अवधि इसकी है 1992 से लेकर के 1997 इसकी अवधि मानी जाती है। भैया इसमें एक नया मॉडल आ गया था, ये जॉन W मुलर, ये एक अर्थशास्त्री थे, जॉन W मुलर के मॉडल को अपनाया गया था, के मॉडल को अपनाया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि अब क्या होता है कि योजना आयोग के भैया अध्यक्ष कौन होंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री होता है PV नरसिम्हा राव जी हैं, वहीं यहाँ पर योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। परंतु योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो बदल जाते हैं। अब योजना आयोग के उपाध्यक्ष भैया बनते हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा जिन्हें कहा गया है, योजना के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी बन जाते हैं और वो भी विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह बताया गया था कि औद्योगिक विनिर्माण प्रारंभ करना, विनिर्माण प्रारंभ करना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें माना गया कि जो औद्योगिक विनिर्माण का मतलब ये है कि वैसे तो सामान्यतः इंडस्ट्रियल एरिया को आगे बढ़ाने के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे। अधिकतर जो हमारी बड़ी योजनाएं चलती थी रूस की सहायता से चल रही, जर्मनी की सहायता से चल रही, अमेरिका की सहायता से चल रही, परंतु तो यहाँ पर ये उद्देश्य बनाया गया कि जो हमारी अधिकतर योजनाएं होंगी उनको हम क्या करेंगे, अपने सहयोग से हम इसे विकसित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण भैया इसमें यह माना गया कि सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई, मानव संसाधन को दी गई। सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन को दी गई, मानव संसाधन को दी गई। देखिए मानव संसाधन, ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका गठन 1985 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत अगर देखा जाए तात्पर्य था कि मानव का विकास करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि लगभग ये जनवरी 1991 में महिला संरक्षण विधेयक पारित किया जाता है और उसी के तहत क्या होता है कि 1992 में, आपको ध्यान रखना है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाती है। और इसी के तहत भैया एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर यह बनता है कि 1992 में क्या होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाती है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। देखिए भैया, ये जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं अधिकतर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। वर्तमान समय जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा ही, ये लगभग 2 वर्षों से हैं जी। कौन है? रेखा शर्मा। तो भैया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष आप लोग देख लेंगे वर्तमान समय में सैयद गैरुल हसन रिजवी जो हैं वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं अध्यक्ष। सैयद गैरुल हसन रिजवी, ये कौन है? ये हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे भैया 1992 के आसपास में क्या होता है कि जो आपको सेबी की स्थापना बताई गई थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, अर्थात सरकार इसमें अपना संपूर्ण हिस्सा लगा देती है। तो सरकार से सेबी का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हो जाता है। दूसरा हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें अन्य जो घटनाएं घटती हैं कि लगभग 1995 के आसपास क्या होता है भैया, ये देखिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। 15 अगस्त 1995 को बहुत महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि देश में एमडीएम लागू कर दिया जाता है। हाँ, मिड डे मील माध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू कर दी गई थी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे, उनके पास भोजन का प्रबंध नहीं था या फिर वो काम करते थे जिससे उनका पेट भर सके। तो इस प्रकार से इस समस्या को दूर करने के लिए 15 अगस्त 1995 को क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार क्या करती है, एमडीएम यानी कि माध्याह्न भोजन योजना शुरू कर देती है। सर्वप्रथम इसमें सूखा राशन वितरित किया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जैसे लिखा है कि यहाँ पर सूखा राशन, उसके बाद 2004 में, ध्यान रखेंगे 2004 में जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की जाती है तब इस एमडीएफ को इसी में मर्ज कर दिया जाता है। और 2004 से क्या होता है कि पक्का भोजन, हाँ पक्का भोजन का प्रबंध कर दिया जाता है। ये योजना किसमें पहुंच जाती है? 2004 में पक्का भोजन बच्चों को दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भैया इसमें घटित होता है, देखिए हम ऊपर वाला या तो लिख लेंगे इसे हम ऊपर वाला साफ कर सकें जी। आगे देखेंगे 15 अगस्त 1995 को ही एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1995 को क्या होता है, VSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये क्रांतिकारी युग माना जाता है। तो 1995 के आसपास में क्या होता है कि इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु घटित होता है, वो हम आपको बताना ये भूल गए हैं कि जब राजीव गांधी जी की सरकार थी या फिर जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें राजीव गांधी जी 64वां व 65वां अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं जो जो पंचायतों व जो नगर पालिका हैं इनके संवैधानिकरण से संबंधित था। परंतु यह एक साधारण विधेयक था, इस कारण ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है, तो ये विधेयक वहीं पर खंडित मान लिया जाता है। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार क्या करती है कि उसी रूप में एक और अमेंडमेंट एक्ट लाती है, 73वां अमेंडमेंट एक्ट और 74वां अमेंडमेंट एक्ट। तो 73वां भैया पंचायतों से संबंधित था और 74वां किससे संबंधित था, नगर पालिका से। इस प्रकार से क्या होता है कि इनका पंचायतों का जो है संवैधानिकरण कर दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो 73वां, ये भैया दोनों 1992 में लाए गए थे, ध्यान रखना है आपको। तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये इस दिन लागू हुआ था। उसके बाद में जो नगर पालिका वाला होता है वो कब लागू होता है, वो 1 जून 1993 को लागू होता है। 1 जून को नगर पालिका दिवस नहीं मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से 73वां और 74वां अमेंडमेंट एक्ट पारित हो जाता है और ये कह सकते हैं कि जो हमारी पंचायतें थी उनका संवैधानिकरण हो जाता है। इस प्रकार से ये जो पंचवर्षीय योजना थी अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसमें लक्ष्य लगभग 6% के आसपास रखा जाता है और 7.8% के आसपास इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है, सबसे सफल योजना है भैया। और सबसे असफल कौन सी थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। अगर आज बताए गए फैक्ट आपको अच्छे लगे हैं तो आपको करना क्या है कि जो आपका स्टडी ग्रुप है उसमें इसे अवश्य शेयर करें जिससे अन्य आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। और भैया इसे शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।